हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं बीएड पार्ट 1 के कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के लिए। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के लिए कॉम्पिटेंसी ऑफ लैंग्वेज अभी तक हम लोग देख रहे थे, भाषाओं की दक्षता देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि भाषा के कौशल का संबंध, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल, आज हम लोग देखेंगे। अगर हम देखें कि भाषा व्यवहार या कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हमारे सामने आते हैं। और ये 4 कौशल को अगर हम देखें तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से, इस कौशल के विश्लेषण करने के बाद हम इसे अलग अलग उद्देश्यों के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि पहले तौर पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात कि ये जब भी लैंग्वेज सिखाया जाता है, भाषा सिखाया जाता है, तो यहाँ पे सिखाने के दौरान में हम ये बात देख पाते हैं कि किस तरह से हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और भाषा के सिखाने के लिए हम लोगों को किस तरह से और कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति हमें होनी चाहिए कि हम एक स्टूडेंट को उस भाषा के बारे में अच्छी जानकारी दे सकें। सबसे पहली बात आती है कि किसी भी व्यक्ति को जब हम किसी भाषा को बता रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, हम उसको बताने के लिए उस व्यक्ति के सामने में हम उसको, उसके कहने को या उस व्यक्ति के सामने उस भाषा को सुनाएंगे कथन के द्वारा, बहुत बार भाषणों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा। और इन सभी बातों को सुन करके उसका अर्थ समझना, उसके आशय को समझना भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा है कि जो भी भाषा है उसके कहने के अनुसार से, उसके बोली के अनुसार से, अगर कोई 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत के अनुसार से उस भाषा के विचार, उस भाषा के भाव, उस भाषा के उद्देश्य, ये सभी भाषा को बोल करके एक दूसरे को प्रकट करना कि किस तरह से वो भाषा को एक दूसरे के सामने में प्रकट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के सामने में ला रहे हैं। ये सभी बातें भाषा शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। तीसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिखे हुए बातों को, लिखी हुई भाषा को समझ पाए, ये तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य अपने भाव, विचार और भावनाओं को लिपिबद्ध करके, उस भावना को लिख करके उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता, उसको लिखने की क्षमता, अपनी सोच को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने की क्षमता, लिखने की क्षमता, और इस अभिव्यक्त करने की क्षमता को उत्पन्न करना, ये तीसरा, चौथा उद्देश्य है। अगर हम इसको देखें तो हम इसमें आसानी से देख पाएंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए किसी भाषा को सीखने के लिए उसको सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन कौशलों को के अभ्यास के द्वारा ही उस व्यक्ति को हम उस लैंग्वेज को, उस भाषा को सिखा सकते हैं। बार बार के अभ्यास या बार बार के प्रैक्टिस के दौरान, जिसको हम कह सकते हैं इस प्रैक्टिस के दौरान आपस में बातचीत करना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारी बातें आ जाती हैं। इन सारी बातों के कारण से, इन सभी क्रियाओं से एक बच्चा जो है उस विषय में अपना अधिकार पा लेता है, उस विषय में अपना एक अधिकार पा लेता है, जिससे कि वो उस विषय पे
पारंगत हो जाता है। अगर हम घरों में देखें तो हमारे घरों में हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो छोटे अवस्था में जब वो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उस अवस्था में उनको सबसे पसंदीदा ये होता है कि वो कहानियों को सुन सकें। कहानियाँ सुनना उनके लिए सबसे पसंदीदा काम होता है। इस समय जब वो कहानी सुनने के लिए उत्साहित होते हैं, घरों में माँ होती हैं, दादी होती हैं, नानी होते हैं, नाना होते हैं, दादाजी होते हैं, इन सभी से वे कहानी सुनते हैं और उन कहानियों को सुनने में अपनी रुचि को, इंटरेस्ट को उनके सामने प्रकट करते हैं। और ये कहानियों के सुनने से उनके पास उस विषय को सीखने, या हम कह सकते हैं उस विषय के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं, सीख पाते हैं। अगर हम देखें तो जब भी बच्चे किसी स्कूल में प्रवेश लेते हैं, किसी स्कूल में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे प्रवेश लेने के बाद से हम इसको बहुत ही गहराई से देख पाते हैं कि वहाँ पर भी वो बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज को अलग अलग तरीक़ों से सीख पाते हैं। और यहाँ पे स्कूल में भी अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कहानियों को सुनाई जाती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे अनेकों तरीक़े से सुन करके, बोल करके, पढ़ करके और लिख करके भाषा को सीखते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा सीखने के आधारभूत कौशल क्या हैं? हिंदी भाषा सीखने के आधारभूत कौशल क्या हैं? जब भी हम भाषाई कौशल या भाषा व्यवहार के बारे में बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को जब भी कोई भाषा सीखनी होती है तो वो कैंडिडेट भाषा सीखते हुए हम बड़े ही सही रूप में देख पाते हैं कि भाषा सीखते हुए वो 4 कौशल या 4 पक्षों पर आधारित होकर के वो भाषा को सीखता है। सबसे पहली बात है श्रवण, जिसको हम लिसनिंग कहते हैं, श्रवण और बोध, लिसनिंग। दूसरा है संप्रेषण या वाचन और बोध, स्पीकिंग। पठन या अध्ययन और बोध, रीडिंग। और लेखन का अवबोध या लेखन कौशल, राइटिंग। अगर हम देखें तो बातचीत की शक्ति या वाचन की शक्ति को विकसित करने के लिए एक अध्यापक, एक छात्र उसके घर में जिस भी विषय में वो वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, जैसे अपने खिलौना के विषय में, माता पिता और पड़ोसियों के विषय में, पशु पक्षियों के विषय में, ये साधारण तौर पर ये साधारण बातचीत होता है और इससे एक बच्चा लैंग्वेज को सीख पाता है। बहुत बार स्कूल में पढ़ते समय में वो अनेकों जगहों से अट्रैक्ट होकर के भाषाओं को सीखता है। अनेकों जगहों से अट्रैक्ट होने का मतलब वो अपने बागान, अपने स्कूल के इन्वायरमेंट से, वहाँ पे हो रहे खेल कूद, जो उसके स्कूल के भवन हैं, जितने भी गार्डन हैं, जितने भी बागवानी के कार्य हैं, उन सभी के विषय में वो बातचीत करता है। यहाँ पे जब एक स्टूडेंट आपस में बातचीत करते रहता है या बातचीत करने की जो उसको प्रेरणा मिलती है और इससे वो बहुत कुछ सीखता है। अगर हम देखें तो पढ़ना, लिखना, सीखना, ये सभी काम एक स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। बहुत बार स्कूलों में स्लेटों में बच्चों को लिख कर करके उच्चारण को सीखने का कौशल सिखाया जाता है। ये पढ़ने की सार्थक क्रिया है, सबसे अच्छी क्रिया है। इसमें बच्चे इस तरह से पढ़ करके जो भी लैंग्वेज वो सीख रहे हैं, उस लैंग्वेज को सीख करके वो उस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाते हैं। अगर हम देखें तो जब भी कोई बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखता है, जब भी कोई बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखता है तो
उस लैंग्वेज को सीखने के दौरान में वो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए अलग अलग तरह के कौशल को भी सीखता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पढ़ना एक उस प्रकार से हम देखें लैंग्वेज सीखने के लिए एक सबसे अच्छी या सबसे मानी हुई बातें हमें दिख पड़ती हैं। अगर हम ये देखें तो एक टीचर जो है अपने पाठ्य पुस्तक या क्लासरूम में जो भी उसके सिलेबस से चल रहा किताब है, बुक है, उसको पढ़ने के लिए बच्चों को देता है। यहाँ पे जब क्लास में बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है तो बच्चे जो है वो उस पाठ को, उस प्रोसेस को, उस कंटेंट को ज़ोर ज़ोर से और स्वच्छ या अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ता है। अगर हम देखें तो टीचर उस बच्चे को पढ़ने के लिए, उस तरह से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो बच्चा उस बताई हुई बात को सही ढंग से पढ़ सके या सही ढंग से बोल सके। यहाँ पे जब बच्चों को किसी खास पैराग्राफ को बच्चों को पढ़ने के लिए सिखाया जाता है, चाहे वो उच्चारण करके हो, चाहे वो मौन पठन के द्वारा वो पढ़ रहा हो। यहाँ पे मौन पठन के द्वारा पढ़ने के लिए यहाँ पे मौन रूप से पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि लिखी हुई बात को वो मौन रूप से पढ़ सके। इससे होता ये है कि बच्चे मौन रूप से पढ़ने के साथ में उस दिए हुए बात को वो मौन रूप से अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो उसे स्वतः उस लिखी हुई बातों का समझ पैदा करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और उस पढ़ी हुई बातों को अच्छे तरीके से समझने की शक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पे जो भी हम देखते हैं अनुच्छेद में बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, लिखने का काम दिया जाता है, चाहे वो किसी भी लिपि में हो। देवनागरी लिपि में भी अगर बच्चों को लिखने के लिए दिया जाता है तो ये कोशिश किया जाता है कि बच्चे जो है वर्णों को शुद्ध रूप में लिख सकें, शुद्ध रूप में लिखने के लिए प्रारंभ कर सकें, और उसके पश्चात जब वो शुद्ध रूप में किसी भी अक्षर को लिख पाते हैं तो उसके पश्चात ये कोशिश की जाती है कि वो बच्चा उस लैंग्वेज को वो अच्छे तरीके से लिख सके, और साथ ही साथ उसके बाद वो संयुक्त अक्षर लिखने जाने। और इस तरह से हम उसे छोटे छोटे वाक्यों को देखकर लिखने का अभ्यास कराने लगते हैं। बहुत बार बच्चों को, खास करके तब जब बच्चे चौथी या पाँचवीं क्लास में रहते हैं, उस समय बच्चों को कहानियों लिखना, छोटे छोटे सरल तरीके के साधारण पत्रों को लिखना, लेटर्स को लिखना, और बहुत बार ऐसे टाइप लेख लिखने के लिए हम उन्हें कहते हैं जिससे कि उनके अंदर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी डेवलप हो सके। अगर हम देखें तो लैंग्वेज लर्निंग के समय में प्रारंभिक स्तर पे जब बच्चे शुरुआती तौर पे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो बच्चों को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने जैसी क्रियाओं को कराई जाती है। ये केवल इसलिए कराई जाती है ताकि बच्चों को के अंदर उस भाषा से संबंधित साधारण कौशल आ जाए। ये सारी बातें हम पहले से पाँचवीं क्लास में जाने के जाते हुए बच्चों को देखते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जब बच्चे प्राइमरी सेक्शन में, जब बच्चे मॉन्टेसरी में जाते हैं, LKG में जाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा में जाते हैं, उस समय बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए केवल सरल काम, आसान नहीं से किए जाने वाले काम सिखाए जाते हैं। उनको कहानियों को सुनना सिखाया जाता है, कहानी बोलना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। केवल यही काम उस छोटी कक्षाओं में उनसे कराया जाता है। ये केवल उनसे इसलिए कराया जाता है ताकि
उन बच्चों में भाषा से संबंधित साधारण कौशल आ जाए। और अगर हम देखें तो माध्यमिक स्तर पर उन्हें इससे लैंग्वेज से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं उससे छुटकारा उन्हें मिल जाता है। उन्हें माध्यमिक स्तर पर भाषा से संबंधित जितने भी कठिनाइयाँ होती हैं, भाषा से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं, उससे समस्याओं को उनको गुजरना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर ही उनको भाषा से संबंधित साधारण जानकारी आ जाती है, जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई भाषा से संबंधित जो है और भी दूसरे विषयों में जहाँ वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए उनको आसानी हो जाती है। भाषा कौशल का जब पाठ नियोजन किया जाता है या फिर अगर एक टीचर पाठ नियोजन कर रहा है भाषा कौशल सिखाने के लिए, तो उससे पहले पाठ नियोजन करने से पहले अपने क्लासरूम में जाने से पहले उसको एक शिक्षक को एक स्टूडेंट की भाषा का स्तर का ज्ञान होना चाहिए। भाषा के स्तर का ज्ञान कि बच्चा उस क्लास में जा कर के उस भाषा से संबंधित कितनी बातों को जान रहा है, वो कितना जान रहा है उस भाषा से संबंधित बातों को, ये जानने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस जानकारी से एक शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर हम देखें तो उस विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर एक टीचर जो है अब उसे क्लासरूम में क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, इसका निर्णय वो कर लेता है। वो टीचिंग पॉइंट या जिसको कहते हैं शिक्षण बिंदु, इसका निर्णय वो क्लास में जाने से पहले कर लेता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अमुक क्लास के बच्चे अभी तक कितना जानते हैं, और वो निर्णय करके जाता है कि उस जाने हुई बात से आगे मुझे क्या बताना है। इस निर्धारण के बाद एक टीचर जो पढ़ाने जाता है वो जान जाता है कि वो जो मैं अगला पढ़ाने जा रहा हूँ वो अध्यापन की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से उसके सामने कितना महत्वपूर्ण जगह रखता है। यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट है ये शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव के आधार पर विभिन्न प्रकार से अलग अलग पाठ्य सामग्री या पढ़ाने वाली सामग्री को वो इकट्ठा करता है, ताकि वो जिस क्लास में पढ़ाने जा रहा है उस क्लास में पढ़ाते वक्त वो बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से उस क्लास को वो डील कर ले, उस क्लास को वो डील कर ले। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चों को क्लास शुरू होने के साथ साथ क्लास के अंत होने तक बच्चों को अपनी ओर आकर्षित बनाए रखता है, अपनी ओर अट्रैक्ट किए रखता है, जिससे कि बच्चे लगातार उस क्लास में बने रहते हैं। उस पाठ्य सामग्री से बच्चों में उत्साह लगा रहता है, रुचि लगी रहती है, उनमें सक्रियता बनी रहती है, और इससे उनके लिए ये आराम हो जाता है, एक शिक्षक के लिए आराम हो जाता है कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को डील कर रहा है। अगर हम इस बात को देखें तो बच्चों को जब पढ़ाया जा रहा होता है तो उनके लिए उचित शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधि को निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे बहुत ही मन लगा करके सिखा रही गई बातों को अच्छे से सुन सके और समझ सके। यहाँ पे सिखाते वक्त या सिखाने से पूर्व, एक टीचर के क्लास जाने से पूर्व या एक टीचर को क्लास के अटेंड करते समय में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उस क्लास में किस एज के स्टूडेंट हैं, उसमें क्लास में कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, लिंग के आधार पर भी उस क्लास की व्यवस्था को देखनी चाहिए। व्यवसाय क्या है, उस क्लास के लोग स्टूडेंट क्या सोचते हैं, और कितनी मातृभाषा का स्तर क्या है, कितना लैंग्वेज को जानते हैं। और इस दृष्टि को अगर हम पाठ्य सामग्री जो भी चीज़ें
पढ़ाने जा रहे हैं उस चीज़ में अंतर होना, उस चीज़ के गुणों में अंतर होना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। पाठ्य सामग्री जो कंटेंट, सब्जेक्ट कंटेंट है, उसका उद्देश्य जो पढ़ाने जा रहे हैं हम, जिस पाठ्य सामग्री को, जिस पाठ्य को, या फिर कह सकते हैं जिस सब्जेक्ट कंटेंट को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य स्तर क्या है, उसको पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, उसकी क्षेत्र और उसकी सीमाएं क्या हैं, ये सारी बातें पढ़ाने को प्रभावित करती हैं, सिखाने को प्रभावित करती हैं। अगर हम देखें तो भाषा कौशल या भाषा व्यवहार भाषा शिक्षण के लिए या पाठ शिक्षण का मुख्य ध्येय ये रहता है कि जब भी एक टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा होता है तो सीखी हुई बातों में शुद्धता और स्वतंत्रता और प्रवाह के साथ उसको प्रयोग करने सकें। और अगर हम इस बात को देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि इसमें निम्नलिखित खास उद्देश्यों को करने से हम अपने एम तक पहुंच सकते हैं, हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात है इसमें भाषा व्यवहार में शुद्धता लाने के लिए। जब भी भाषा व्यवहार की बात होती है तो हम इस बात को देखते हैं कि जब भी किसी को हम भाषा सिखा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि अगला कैंडिडेट जब भी उस भाषा के व्यवहार को करे या उस भाषा को यूज़ करे लोगों से बातचीत करने में, तो होने वाली जितनी भूल है वो कम हो, या फिर कह सकते हैं होने वाली भूलों की संख्या कम हो जाए, या उसमें भूल जो है उसकी आवृत्ति कम हो जाए। इससे हम बता सकते हैं कि उसमें कितनी भूलें हुई हैं। दूसरी बात, भाषा व्यवहार में प्रवाह लाने के लिए जब भी कोई कैंडिडेट किसी भाषा को बोल रहा है तो उस भाषा के उपयोग के लिए, उस भाषा के उपयोग के संबंध में वो किस तरह से उस भाषा का उपयोग कर रहा है, किस तरह से उस भाषा को ले रहा है, किस तरह से उस भाषा को कर रहा है, ये बहुत ही फ्लुएंटली या बहुत ही धारा प्रवाह के साथ अगर वो बच्चा उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके भाषा के व्यवहार में अच्छा प्रवाह आ गया है, लगातार या कंटिन्यूटी अच्छी आ गई है। तीसरी बात है भाषा को व्यवहार में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करने के लिए अनेकों प्रकार से भाषा व्यवहार का अभ्यास किया जाता है और इस भाषा व्यवहार को बड़े ही वृहद रूप में देखा जा सकता है। भाषा व्यवहार को हम अगर देखें तो आज हम जब किसी भाषा को बोलते हैं, अच्छी तरीके से बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, या फिर हम किसी कैंडिडेट में उस भाषा को बोलते हुए अच्छे तरीके से, फ्लुएंट तरीके से बोलते हुए देखते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि वो भाषा को इसलिए इतनी अच्छी तरीके से बोल पा रहा है क्योंकि वो उसके अंदर उस भाषा का व्यवहार आ गया है, वो अच्छे व्यवहार से उस भाषा को इस्तेमाल कर पा रहा है। इसलिए भाषा व्यवहार या कौशल पाठ्य सामग्री में अनेक प्रकार से उससे अभ्यास कराई जाती है और अभ्यास करने के लिए जितने भी सामग्री, जिसे हम कह सकते हैं अनेक कहानियों को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, लोगों से बातचीत करना, ऐसे सामग्री को हम दिनों दिन गिनते जाते हैं कि कितने रूप में और किस रूप में वो उस वस्तु का इस्तेमाल किया है। भाषा व्यवहार या कौशल के विकास को दोहराने से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि वो उस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सके। दोहराने की क्रिया में चार भाषा व्यवहार या फिर कह सकते हैं चारों भाषाई व्यवहार या कौशल का उपयोग किया जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इन सारी भाषाई व्यवहार के कौशल से ही किसी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीख पाते हैं।
अब हम बात करते हैं भाषा कौशल की पाठ्य सामग्री, टीचिंग मटेरियल ऑफ लैंग्वेज स्किल। भाषाई व्यवहार या कौशल पाठ्य सामग्री 4 प्रकार से हम इसको देखते हैं। श्रवण कौशल की पाठ्य सामग्री, दूसरा है भाषण कौशल की पाठ्य सामग्री, तीसरा वाचन कौशल की पाठ्य सामग्री और चौथा लेखन कौशल की पाठ्य सामग्री। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रवण कौशल की पाठ्य सामग्री। मातृभाषा या फिर हम जब हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं तो यहाँ पे हम जिस भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भाषा के बोलने के दौरान जितनी भी ध्वनियाँ, जितने भी नोटेशन आते हैं, उस चीज़ को, उस ध्वनि को हर व्यक्ति बचपन से ही अच्छे तरीके से बोलना और सुनना सीख जाता है। एक स्टूडेंट में उसके मातृभाषा के सीखने के लिए सबसे पहली बात कि उसके अंदर उस भाषा को सीखने के लिए श्रवण कौशल के विकास के लिए कोशिश की जाती है। इसमें शिक्षक को सबसे ज़्यादा कोशिश करने की, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मातृभाषा या अपनी भाषा को छोड़ करके जब भी कोई बच्चा अन्य भाषा को सीखने के लिए या हम किसी बच्चे को मातृभाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा को सिखाने के लिए कोशिश करते हैं तो हम इसमें ये पाते हैं कि उस भाषा को सिखाने के लिए, उस भाषा को सिखाने के लिए हम उसमें श्रवण कौशल के विकास के करने की कोशिश करते हैं या दूसरी भाषा को सिखाने के लिए उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर श्रवण कौशल को हम उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो श्रवण कौशल में भाषाओं को सिखाते समय हम बहुत सारी बातों को ध्यान में लेते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि किसी दो भाषाओं की ध्वनि या प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कंपोनेंट होने के साथ में किसी भी तरीके से समान नहीं हो पाते हैं। जितने भी श्रवण कौशल हैं, लिसनिंग स्किल हैं, उसके विकास करने के लिए, उसके डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षक को 3 प्रकार की शक्तियों को विकास करना होता है। बच्चों के अंदर 3 प्रकार की शक्तियों का विकास करना होता है। सबसे पहली बात होती है अंतर्बोध शक्ति। अंतर्बोध शक्ति या फिर हम इसको कह सकते हैं कि बच्चे की उस भाषा को सुन करके समझने की शक्ति। दूसरा है धारण शक्ति, उसको अपनाने की शक्ति। जब भी कोई बच्चा किसी भाषा को सुनता है तो उसे वो भाषा अपना अपना सा लगना चाहिए। वो उस भाषा को जानता है और तभी वो उस भाषा को धारण कर सकेगा। तीसरी बात है बोधन शक्ति, बोध कर सकता है बच्चा, उस तरह की शक्ति होती है। श्रवण कौशल की ये पाठ्य सामग्री में इन सारी शक्तियों का विकास और परीक्षण की क्षमता एक स्टूडेंट के अंदर में होनी चाहिए। दूसरा है संप्रेषण कौशल की पाठ्य सामग्री। अगर हम देखें संप्रेषण की सार्थकता शुद्ध उच्चारण पर निर्भर होता है। जो कोई भी संप्रेषण कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ये तभी सही या इम्पॉर्टेंट या एकदम उत्तम तब मानी जाएगी जब वो कैंडिडेट बोलते वक्त उस भाषा का शुद्ध उच्चारण कर रहा हो। यहाँ पे ये शुद्ध उच्चारण सर्वमान्य होता है या फिर कह सकते हैं कि सर्वमान्य उच्चारण ही शुद्ध उच्चारण कहलाता है। अर्थात बहुत सारे लोग जिस तरह से उस उच्चारण को कर रहे हैं, किसी लैंग्वेज को उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, उसको ही शुद्ध उच्चारण कहा जा सकता है। यहाँ पे उच्चारण में भाषा की ध्वनियाँ, सुर, बल, निवृत्ति,
लोप, आगम, लय और अनुतान का समावेश होता है। मौखिक अभिव्यक्ति को जब हम प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं आती हैं। सबसे पहली बात है भाषा में शुद्धता, स्वाभाविकता, स्पष्टता, व्यवहारिकता, सशक्तता और भाव अनुरूपता होती है। भाषा में शुद्धता, स्वाभाविकता, स्पष्टता, व्यवहारिकता, सशक्तता और भाव अनुरूप होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो उस बोलते समय उसके बोलने में शुद्धता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, उसके बोलने में कृत्रिमता नहीं झलकनी चाहिए, स्पष्ट रूप से बोल रहा हो, व्यवहारिक रूप से बोल रहा हो और भावों के साथ बोल रहा हो। इस तरह से बोलने की कौशल किसी भी लैंग्वेज को सीखने के दौरान होनी चाहिए। कोई भी भाषा जो भी कैंडिडेट बोल रहा हो वो उस जगह के विषय और अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति भाषा से अपनी बातों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर रहा हो तो वो भाषा मधुर, मर्मस्पर्शी, शिष्टाचार युक्त और शुद्ध उच्चारण वाली होनी चाहिए। किसी भी भाषा को ग्रहण पक्ष, कोई भी भाषा जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा है उसके बोलने में वो जितने अच्छे तरीके से बोलेगा, जिसको हम कह सकते हैं अच्छे तरीके से सुनने वाला बोली, अच्छे तरीके से बोलने वाला बोली, और जितनी सरल तरीके से बोल रहा हो वो व्यक्ति या अपनी बातों को अच्छे तरीके से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर रहा है या फिर कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा है, उतना ही वो अच्छा होगा। और जितना ही अच्छे तरीके से सुनने वाला और बोलने वाला नहीं हो उतना ही वो बातें जटिल हो जाएगा। इसका कारण ये होता है कि अन्य भाषा, दूसरे भाषा में जब भी कोई कैंडिडेट अपनी बातों से दूसरों के सामने अभिव्यक्ति देता है, बोलता है, तो अनेकों अनेक पक्ष, मातृभाषा में होने वाले अभिव्यक्ति और उसके विभिन्न पक्ष, ये सारी बातें पर्याप्त रूप में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और यहाँ पे छात्र उस भाषा को बोलने में या उस भाषा के अभिव्यक्ति में कठिनाई या कष्ट या दिक्कत महसूस करते हैं। इसलिए संप्रेषण कौशल या बोलने की कौशल की पाठ्य सामग्री, जितने भी लर्निंग मटेरियल है, पढ़ाने वाले कंटेंट हैं, इसका अच्छे तरीके से विकास और परीक्षण की क्षमता बनाने वाले के पास होनी चाहिए। अब हम आते हैं तीसरी बात पे, वाचन कौशल की पाठ्य सामग्री। लिखित भाषा में अभिव्यक्त विचारों को पढ़ने की क्रिया को हम वाचन कहते हैं। यहाँ पे वाचन में दो बातें होती है। सबसे पहली बात, वर्ण और शब्दों को पहचान कर ध्वनियों के साथ उसका सहसंबंध स्थापित करना। जो भी बातें हो रही हैं, जो भी विचारें हैं, यहाँ पे जितने भी बोलने वाली बातें हैं, उसमें बोल रही गई बात में वर्ण और शब्द का उपयोग जो हम कर रहे हैं उसको पहचान करके उससे सही तरीके से दूसरों के सामने प्रकट करना होता है। दूसरी बात है, उपयुक्त गति से मौन या व्यक्त वाचन करते हुए पठित सामग्री का
पूर्व संबंध से जोड़ते हुए अर्थ ग्रहण करना होता है। यहाँ पे छात्र को किसी लिखित वाक्य के अर्थ ग्रहण से पूर्व चिन्हों का पहचान, जो जिस लिपि में लिखा हुआ है बात है, लिखी हुई बातें हैं, उस चिन्हों का पहचान करना एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो उस लिपि को पहचान लेगा, उस पहचानने के बाद वो उस विषय को अच्छे तरीके से देख पाएगा। यहाँ पे वर्ण और शब्द के उचित पहचान को ही अर्थ ग्रहण करने का आधार या उस अर्थ को समझने का आधार माना जाता है। यहाँ पे जो वाचन है, बोलना या पठन करने की क्रिया है, इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला है वाचन मुद्रा, हम किस तरह से उसको पढ़ रहे हैं, और वाचन शैली, हम किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, हम किस तरह से खड़े होकर के, बैठ कर के हम किस तरह से बोल रहे हैं, हम किस पोजीशन में बोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम किस तरह से उसको उच्चारित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने की मुद्रा या वाचन करने की मुद्रा को सुधारने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। और वाचन शैली में जब भी कभी पढ़ने की शैली की बात हो रही है, तो उसमें कुछ खास बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला, प्रत्येक शब्द का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण। जब भी कोई बातें बोली जा रही हैं, हर शब्द को उस शब्द के मायने और उस शब्द के अर्थ के अनुसार से अच्छे तरीके से बोल पाएं, इस बात को ध्यान में रख करके बोलना, पढ़ना। दूसरी बात, भाव अनुसार उचित गति और लय के अनुसार से लिखी हुई बातों को पढ़ना। जब भी एक बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम उस बच्चे को पढ़ने के लिए इस प्रकार से प्रोत्साहित करें कि वो पढ़ने के दौरान से लिखे हुए बातों में जो भाव बने हुए हैं, उस भाव को उचित गति से और उचित लय से उसे पढ़ें। तीसरी बात है आवश्यकता अनुसार उचित बल देना। जब भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो, तो ये ज़रूरी है कि वो उस बात को आवश्यकता अनुसार से उचित बल देते हुए उस बात को, उस लिखी हुई बात को, उस लिखे हुए पोर्शन को अच्छे तरीके से पढ़ सके। और चौथी बात है भाव अनुरूप अनुदान। जब भी हम पढ़ रहे हों, तो उसमें संपूर्ण भाव के साथ हम उसको पढ़ें। यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें, तो पठन कौशल का, वाचन कौशल का विकास के चार मुख्य बातें या चार मुख्य सोपान आते हैं। पहली बात है वाचन पूर्व काल, दूसरा है अक्षर ज्ञान, और तीसरा है मुक्त वाचन, और चौथा है निर्वाध अर्थ ग्रहण युक्त वाचन। पहला जो है वाचन पूर्व काल, बोलने से पहले हम किस प्रकार से अपने को तैयार करते हैं। दूसरी बात है अक्षर ज्ञान, अक्षर के ज्ञान के अनुसार से ही हम उसको जान पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तीसरी बात है मुक्त वाचन, हम अक्षर ज्ञान के बाद से में हम उसको बोल पाते हैं। और चौथी बात है निर्बाध अर्थ ग्रहण युक्त वाचन, हम उसे अर्थ के अनुसार से भावपूर्ण उसको पढ़ पाते हैं। यहाँ पे वाचन कौशल, पाठ्य सामग्री, इन चारों सोपानों का विकास और परीक्षण की क्षमता यहाँ पे होती है। अब हम आते हैं चौथी बात, लेखन कौशल की पाठ्य सामग्री में ध्वनियों और लिपि संकेतों में रूपांतरण ही लेखन कहलाता है। अगर हम देखें तो ध्वनि जो हमारे सामने है और उसके जो लिपि संकेत जो हमारे सामने हैं, इसको जब हम रूपांतरित कर देते हैं या फिर लिख पाते हैं, इसी को हम लेखन कहते हैं। ध्वनि के अनुसार से जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ण है उसके
उच्चारित ध्वनि है, जैसे अ है, म है आदि। लेखन व्यवस्था का व्यवहार प्रायः हम अभ्यास पे ही निर्भर रहता है। लेखन कौशल के विकास की प्रक्रिया के आधार पर लिखित भाषा शिक्षण के 3 सोपान माने जाते हैं। पहला है वर्ण लेखन, दूसरा है शब्द एवं वाक्य रचना और तीसरा है आत्म अभिव्यक्ति लेखन। हम जब भी लिखते हैं तो इन सब तीनों बातों को ध्यान में लिखते हैं। पहली बात, हम अक्षरों को लिखते हैं। बच्चों को हम अक्षर लिखना सिखाते हैं, जिसको हम वर्ण लेखन कहते हैं। उसके बाद हम बच्चों को शब्द और वाक्य रचना जैसी बातों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद ही हम उसे पत्रों को लिखना, ऐसे लिखना और अनेकों बातों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करना सीख जाता है, जिसको हम अभिव्यक्त लेखन कहते हैं, आत्म अभिव्यक्त लेखन कहते हैं। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने भाषा दक्षता के विकास के लिए जो रणनीतियाँ हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, उसके बारे में हम चर्चा किए, उसके बारे में विवेचन किए, जिससे कि हम भाषा के 4 कौशल को बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाए हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और हम ये जान पाए कि ये सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों बातें, चारों कौशल एक दूसरे से संबंधित है, कोरिलेट है। और ये एक दूसरे से संबंधित होने के कारण ही हम इस लैंग्वेज के कॉम्पिटेंसी में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में, ये चारों स्किल्स में अब हम लोग पढ़ना या पठन किसको कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। पढ़ना भाषा शिक्षण का एक प्रयोग रूप है। यहाँ पे जितने भी लिपि हैं, उसके चिन्हों को पहचान करके उसमें उसके क्या अर्थ हैं, इसको बदलना ही पढ़ना कहलाता है। पढ़ने की कला को मुख्य लक्ष्य किसी भी पाठ्य सामग्री का बोध या समझ से ही के साथ पढ़ना ही पढ़ना कहलाता है। यहाँ पे बोध या उसकी जानकारी, इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी पठन सामग्री या पढ़ने वाली सामग्री जो है वो उसमें जितने भी शब्दावली हैं उसको पढ़ते समय पूरी तरह से नियंत्रित रखते हुए हम उस पढ़ने वाली बात को या पाठ्य सामग्री को, उसके अर्थ और उसके भाव को पूरी तरीके से हम समझ करके प्रयोग करें। साधारण रूप में अगर हम देखें तो रीडिंग, जो कि अंग्रेजी भाषा से इंग्लिश का एक शब्द है, इसको हिंदी में हम पढ़ना या वाचन करना कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में के वाचन और पठन, ये 2 शब्द इस रीडिंग के लिए उपयोग में किया जाता है। ये दोनों शब्द क्रिया के अनुसार से देखेंगे तो अलग है, लेकिन अगर कार्य के अनुसार अगर हम इसके शब्द को देखेंगे तो इसमें अंतर नहीं दिखेगा। यहाँ पे पठन का जो शब्द है वो अवबोधन के साथ पढ़ना, या कह सकते हैं समझ के साथ पढ़ना, जबकि वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से उच्चारण करते हुए पढ़ना। यहाँ पे सबसे पहली बात डॉक्टर पांडे के अनुसार से वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि एवं अर्थ साथ साथ गमन करते हैं, ये इनके अनुसार से कहना है। दूसरा है वाचन के संबंध में श्रीधर मुखर्जी ये कहते हैं कि वाचन एक कला है, पढ़ना एक कला है, यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक होने पर मानव जटिल से जटिल विषय को पढ़कर समझ लेता है और पठित अंश पढ़े हुए भाग का सार बोलकर या लिख करके व्यक्त कर पाता है। अच्छे वाचन के बिना न तो अच्छा वक्ता बना जा सकता है, न ही अच्छा लेखक।
यहाँ पे जो पढ़ने या वाचन की बातें जब आती हैं तो इसमें दो बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली बात है अ, वाचन या पठन की मुद्रा। जब भी हम पढ़ रहे हों तो उसमें पढ़ते वक्त हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, उठने बैठने की क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बताता है कि जब भी हम पढ़ रहे हों, जब भी हम वाचन कर रहे हों तो उसकी मुद्रा का को हम ध्यान से देख करके हम पढ़ें तो ये हमारे लिए लाभदायक होगी। उचित ढंग से बैठने, उचित ढंग से खड़े होने, किताबों को सही ढंग से हाथों में पकड़ने और भाव अनुसार आँखों, हाथों और अंगों को संचालित करने से है। दूसरा है वाचन या पठन शैली। जब भी बोल रहे हों, हमारा जो वाचन शैली है इसको हम कंठ से साध करके हम अच्छे से भाव अनुसार उसमें आरोह और अवरोह के साथ पढ़ने की कला को ही पठन शैली कहा जा रहा है। यहाँ पे पढ़ने या पठन के उद्देश्य भी हैं। पढ़ने के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, बालकों को वर्णों और शब्दों के शुद्ध उच्चारण और स्पष्ट उच्चारण का योग्यता प्रदान करना। स्टूडेंट को जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उन बच्चों में पढ़े जाने वाली सामग्री वो किस प्रकार से पढ़ रहे हैं इस पर ध्यान दें। ये ज़रूरी है कि वो जब पढ़ रहे हों तो उनका शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण हो। दूसरा है बालकों को आरोह और अवरोह का उचित बल और विराम के अनुसार से भावानुसार उस बात को बोल सके, पढ़ सके। तीसरी बात है पाठ्य सामग्री के अवबोधन का सामर्थ्य बच्चों में हो, वो जान सके कि जितनी भी बातें पढ़ी जा रही हैं वो क्यों हैं और किस लिए हैं। बच्चे प्रभाव से पढ़ने की उनमें क्षमता उत्पन्न हो। अब हम आते हैं पठन की यांत्रिकी में, मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग। किस प्रकार से सही ढंग से हम पढ़ सकें। अगर हम देखें तो आज के आधुनिक समय में स्कूल में जो क्लास है, जो भी कक्षाएं हैं, वहाँ पे पढ़ते समय या जहाँ पर भी पढ़ने और पढ़ाने के काम हो रहे हैं, क्लास में हो रही हैं, यहाँ पे पढ़ते समय दो कैंडिडेट उपस्थित रहते हैं, एक टीचर और दूसरा छात्र। अगर अन्य विषयों को देखा जाए तो वहाँ पे भाषा के पढ़ने और पढ़ाने का काम चल रहा होता है क्लासरूम में। भाषा शिक्षक छात्रों को क्लासरूम के अंदर में भाषा सिखाता है। भाषा सिखाने की प्रक्रिया में वो बच्चों को सुनना सिखाता है। कोई बच्चा पढ़ रहा होता है और उसको सुनना सिखाता है, भाषण देना सिखाता है, पढ़ने सिखाता है और उसको लिखने भी सिखाता है। लेकिन क्लासरूम के अंदर अनेक समय में अधिकतर केवल और केवल पढ़ने का काम किया जाता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर काम उसका पढ़ने का होता है और पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने की इस चारों कौशल में माना जा सकता है। पढ़ना सिखाने का मतलब स्टूडेंट में एक ऐसी योग्यता का डेवलपमेंट करना होता है जिससे कि वो उस पढ़े हुए सामग्री को या पढ़ने वाली सामग्री को अर्थ को वो जान सके, अर्थ को समझ सके। इसलिए एक टीचर जो है अनेक प्रकार से शिक्षण विधि और प्रक्रिया को अपनाता है। इन प्रक्रियाओं और शिक्षण विधियों का
लक्ष्य छात्रों को पुस्तक पढ़ने, पाठ्य सामग्री को समझने और पठन कौशल में दक्ष बनाने में होता है। पढ़ाने के दो प्रमुख पक्ष होते हैं, पहला प्रेरणा पक्ष और दूसरा ज्ञान पक्ष। प्रेरणा पक्ष सीखने वाले में सुरक्षा की भावना एवं सीखने की प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ होता है और ज्ञान का पक्ष सीखने वाले के ज्ञान एवं कौशल से। मुख्य विषय प्रारंभिक समय में, शुरुआत के समय में पढ़ने में सामान्य प्रगति और बालकों में पढ़ने में आने वाली समस्याओं पर है। पढ़ने से संबंधित अब तक के विवेचन से, अब तक की बातों से ये स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं कि मौखिक पठन हो या मौन पठन, इन दोनों में अंतर विषय के पाठ्य विषय के मूल भाव के अर्थ को निकालने की प्रक्रिया ही इसमें सबसे प्रमुख होती है। मौन वाचन, जब भी कोई व्यक्ति मौन रूप से शांति से पढ़ रहा है तो उसका प्रमुख उद्देश्य पठन की गति या पढ़ने की जो रिदम है उसका विकास और जितने भी पढ़ने वाली सामग्री है उसको सही अर्थ के रूप में समझना और ग्रहण करना होता है। पढ़ने के अंतर्गत अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, भाषा की लिपि और चिन्हों को पहचान करके उसका शुद्ध उच्चारण करना। दूसरा, उचित स्वर, यति, गति और लय और विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रख करके पढ़ना। तीसरा, स्थानीय भाषा या बोली से प्रभाव से मुक्त रहकर भाव अनुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना। संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द और धातुओं के साथ अर्थ निकालना। आवश्यकता अनुसार शब्दकोश को देखकर अर्थ निकालना। भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयों का चयन कर प्रसंगानुकूल नूतन शब्दों, उक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावराओं का अर्थ निकालना। सातवां, शब्द का लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ ग्रहण करना। लिखित सामग्री के तथ्यों एवं भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हुए उसका सारांश समझना। आवश्यक स्थलों को छोड़ते हुए पाठ्य सामग्री के प्रमुख भावों को ग्रहण करना एवं पढ़ना। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के तात्विक ज्ञान ग्रहण करना और पाठित सामग्री संबंधित प्रश्नों का उत्तर निकालना। पठन की यांत्रिकी में अगर हम देखें तो यहाँ पे शांति रूप में या मौन वाचन में जब हम पढ़ते हैं, मौन वाचन करते हैं, शांति से पढ़ते हैं या खुद से एकचित्त होकर के पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मौन वाचन का अर्थ पढ़ने की गति को बढ़ाना या विकास करना होता है। यहाँ पे पढ़ने की जो सामग्री होती है उसके अर्थ को ग्रहण करना हम इसमें कह सकते हैं। पढ़ने के अंतर्गत अर्थ ग्रहण या उसके आशय को समझने की क्रिया को हम इस रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम पढ़ने की क्रिया को हम देख रहे हैं तो इसके आशय को हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, जो भी भाषा है उसके जो लिपि चिन्ह हैं, जो भी भाषा है उसके जो लिपि चिन्ह हैं, अर्थात जो भी लिपि है, रोमन है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, ये सारे जो लिपि हैं उसके लिखने के प्रकार, जिसको हम चिन्ह के रूप में हम मान सकते हैं, उसके प्रकार को हम पहचान करके उसे हम पढ़ते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं। जो भी स्वर उस
अक्षर के अनुसार से, उस चिन्ह के अनुसार से लगते हैं। दूसरी बात में हम देखते हैं कि जो भी स्वर उसके लक्षण के अनुसार से लगते हैं, स्वर है, यति है, गति है और लय है, ये सभी बातों को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार से जो विराम चिन्ह भी साथ साथ में लगते हैं, उस विराम चिन्ह को भी हम ध्यान में रख कर के पढ़ते जाते हैं या बोलते जाते हैं। इस समय में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो पढ़ रहे हैं या फिर हम जो बोल रहे हैं वो किस तरह से धैर्य से विराम के साथ और उस पढ़ते हैं, और उसमें उसका आशय एक निकलता है जिसको कि ध्यान में रख कर के पढ़ना होता है। और इस तरह से जो भी बातें बोल रहे हैं, स्वर, यति, गति, लय और विराम चिन्ह के आधार पे हम उसके आशय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तीसरी बात है कि हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उसमें स्थानीय भाषा की जो बोली है उसके प्रभाव से मुक्त होकर के उसके भाव के अनुसार से जो भी बातें लिखी हुई है, लिखित किताबों से पढ़ रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं से पढ़ रहे हैं, चिट्ठी में पढ़ रहे हैं या भाषण में पढ़ रहे हैं, हम जिस चीज़ से भी पढ़ रहे हैं उसकी अपनी शैली, उसके अपने बोलने के तरीके, उसके अपने भाषा के तरीके, ये सारी बातें इस बात में आती हैं कि हम उसको किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। स्थानीय भाषा में हम जब भी बोलते हैं तो जो भी भाषा में हम बात कर रहे हैं वो उस स्थानीय भाषा से हट करके जो भी रियल अभी हम लोग जिस भाषा का उच्चारण कर रहे हैं, चाहे हमारे स्थानीय भाषा को छोड़ करके हम हिंदी का उच्चारण कर रहे हैं या हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश का उच्चारण कर रहे हैं, इंग्लिश से किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम इस तरह से पढ़ें कि वो हिंदी की भाषा के उच्चारण से अलग होकर के हम पढ़ पाएँ, भाव अनुसार से हम उसके उतार चढ़ाव के अनुसार से हम पढ़ें। तीसरी बात है, चौथी बात है संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, शब्द, इन सभी शब्दों का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो उसके अनुसार से उसके अर्थ का भी निकलना, उसके अर्थ को भी समझना, उसके अर्थ को भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अनुसार से जब हम काम करते हैं या हम बात करते हैं तो उसके अनुसार से जो अर्थ निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली भाव वाला होता है। पांचवी बात है कि जितनी भी ज़रूरत है पढ़ते वक्त किसी भी चिट्ठी को या जब भी हम कोई भी पैरा पढ़ रहे हैं, कोई भी छंद पढ़ रहे हैं, कोई भी पाठ को पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ते वक्त अगर हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो ये ज़रूरी है कि हम उस बात को समझने के लिए हम उस सब्जेक्ट के अर्थ को समझें। अगर हमें उस सब्जेक्ट के अर्थ को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम शब्दकोश से भी उसके अर्थ को देख कर के पढ़ें, ताकि पढ़ते वक्त हमारे पास में जो भाव है, जो कला है, जो स्थिति है, उसके अनुसार से हम बड़े ही अच्छे तरीके से हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकें। इस तरह से बातें होनी चाहिए। छठी बात है कि जब जो भी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके भाव से संबंधित जितने भी कठिनाई हैं उसको हम छांट करके, उसको हम अलग करके, जितने भी बातें हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार से, उसके प्रसंग के अनुसार से हम नए शब्दों और उसके अनुसार से उक्तियों, उसके अनुसार से लोकोक्तियों और उसके अनुसार से मुहावरों का प्रयोग करें, ताकि हम पढ़ने वाले बातों का आशय समझ करके, उसके अर्थ को समझ करके हम किसी को हम बता सकें कि वो क्या कहा जा रहा है, कि वो क्या कहा जा रहा है। अगर हम देखें तो सातवीं बात में किसी भी शब्द के लक्ष्य और व्यंग को
हमें समझना चाहिए ताकि हम पढ़ते वक्त उस बात का सही मतलब में सही अर्थ को हम समझ सकें। जब भी हम किसी चीज़ को, लिखित सामग्री, किसी तथ्य को, भाव को और विचार को ग्रहण करते हैं तो उसके मूल बात को या सारांश को भी हमें समझना चाहिए पढ़ते वक्त, ताकि हम उस बात को अच्छे तरीके से समझ सकें, उस बात को अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख सकें, ताकि कही हुई बातें जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, दूसरों के सामने प्रत्यक्ष रूप में रख रहे हैं, वो सारी बातें अगले को समझ में आ सके। बहुत बार पढ़ते वक्त बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसका भी कोई अर्थ और मतलब नहीं होता है। जैसे हम अनावश्यक हम स्थल उसको हम कह सकते हैं। उन सभी बातों को छोड़ते हुए पाठ्य सामग्री जो भी हमारे सामने पढ़ने की बातें हैं, उन सभी के प्रमुख भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 10वां नंबर, जितने भी साहित्य हमारे सामने आते हैं उनके विधाओं के, उनके जो लेखन की शैली है, उसके तत्वों को, उसकी मूल बात को, उसके शैली को, उसके कथन को ग्रहण करते हुए, ज्ञान को ग्रहण करते हुए बात को पढ़ना चाहिए, लिखी हुई बात को पढ़ना चाहिए। और 11वां नंबर है, जितने भी पाठ्य सामग्री हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर को निकालना चाहिए, ताकि हम उस लिखी हुई छंद को, उस लिखी हुई बात को हम प्रत्यक्ष रूप से अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।